अब मैं निवेदन करूंगा एक्स रॉ ऑफिसर श्री आरसन सिंह जी से कि आए और आपको एड्रेस करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा बताया गया था कि ये जो आज वार्ता होगी वो पीओके के संदर्भ में होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि उसमें बलूचिस्तान और ये पश्तूनिस्तान का भी और सिंध का शामिल किया है। तो आप अगर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का जो जर्नी अगर आप उस पर गौर करें तो आपको ये महसूस होगा कि सिंध में मुस्लिम लीग का एंट्री बहुत लेट हुआ था। वहाँ पे सिंध यूनाइटेड पार्टी जो थी वो उसके काफ़ी इनरोड्स थे, तो बहुत बाद में उन्होंने ये पाकिस्तान का जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया था। बलूचिस्तान उस मूवमेंट में कभी नहीं था। पंजाब में भी आपको मालूम है कि वहाँ पर भी मुस्लिम लीग का एंट्री बहुत लेट हुआ था। और जो पश्तूनिस्तान का एरिया जिसको अभी खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं, उस एरिया में आपको मालूम है खान अब्दुल गफ़ार खान वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो सवाल अब ये उठता है कि हु वांटेड पाकिस्तान? पाकिस्तान कौन चाहता था? और ये सारे जो फोर्सेस कुछ टेम्पररली कंबाइन की थी, अब वो धीरे धीरे डिसअरे में आ रही है। मैं जब अपनी किताब लिख रहा था द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, तो मेरी कुछ मेरा ऐसा सौभाग्य था कि मुझे कई पाकिस्तानियों से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला और उसमें एक जनरल साहब थे। तो जनरल साहब से मैंने पूछा और कि मैं उनको ये नहीं मालूम था मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मैं भी बिल्कुल इनोसेंट सा शक्ल बना के उनसे सवाल पूछ रहा था। तो उनको भी लगा कि शायद ये बहुत बेवकूफ़ आदमी है, तो उन्होंने बहुत दिल खोल के बात की मेरे से। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ रेजिमेंट्स होते हैं तो आपके यहाँ भी रेजिमेंट्स होते होंगे? तो बोले हाँ 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 मेरे यहाँ हैं। तो मैंने पूछा अच्छा कौन कौन से आपके यहाँ रेजिमेंट हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पंजाब रेजिमेंट है। तो मतलब मैं बोला उसमें तो सारे पंजाबी होंगे? तो बोला हाँ उसमें सारे पंजाबी 100%। दूसरा क्या है आपके यहाँ? तो सिंध रेजिमेंट है। तो उसमें तो कहे उसमें तो सिंधी होंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सिंधी सिंधी केवल 15% है, बाकी पंजाबी है। नहीं। फिर मैंने पूछा बलोच रेजिमेंट, उसमें बलोच होंगे ज़्यादा? कहे नहीं उसमें भी ऐसे ही 10-15% बलोच है, बाकी पंजाबी है। तो कहने का ये, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ऐसा क्यों है, ये सिंधी क्यों नहीं है बलोच के? तो कहते देखो ऐसा है सिंह साहब, ये सिंधी जो हैं ये बड़े होमसिक लोग होते हैं एंड दे आर वेरी पुअर फाइटर्स, ठीक है। और बलोच लोग को वो टेम्परामेंटली सूटेड नहीं है सोल्जरिंग के लिए। तो ये आपको मैंने जो एक पाकिस्तान की जो स्थिति है उसको मैंने आपको समअप कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ पीओके के ऊपर में। देखिए ऐसा है कि मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और मैं आपको इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ कि आपने एक इस टॉपिक को उजागर करने की कोशिश की। और मैं ये बदली हुई राजनीतिक फिजा का ये असर है। उस दौर वो दौर भी मुझे याद है जबकि ये तमाम इंटरलोक्यूटर्स यहाँ से जाते थे और पूरे कश्मीर मामले को इतना कंफ्यूज कर रखा था। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं एक टेलीविज़न चैनल पे था, तो एक मार्क्सवादी संत हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो
वो मार्क्सवादी संत से मेरी कई बार तू मैं हो चुकी थी। तो उन मार्क्सवादी संत वो भी कश्मीर गए थे, जहाँ भी हिंदुस्तान का नुकसान करना होता है वो आपको गेरुआ वस्त्र में मिलेंगे वहाँ पे। तो मैंने उनको एक टीवी चैनल पे पूछा, और मैंने बहुत बड़ा जिंदगी का चांस लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्होंने कहा ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पे बात हो रही थी, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप स्वामी जी आप जम्मू लद्दाख भी गए थे? हाँ, जम्मू भी मैं गया था, उन्होंने कहा। तब मैंने एक बहुत बड़ा चांस लिया। मैंने उनका पूछा कि स्वामी जी, अगर आपको कश्मीर के बारे में सब कुछ मालूम है और ये बता दें कि नदर्न एरियाज किसको बोलते हैं, तो मैं इसके बाद से टेलीविजन पे आना मैं बंद कर दूंगा, अगर आप बता सकें। और जनाब, मैं कह रहा हूं कि उनको कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में। और ये तमाम इंटरलोक्यूटर्स, ये अंग्रेजी का चोला पहने हुए ये लोग, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे यहाँ जो ये लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये अंग्रेजी और इंटेलेक्ट के गार्ब में ये जितने एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उसको ये पेडल कर लेते हैं। और उसमें से वो जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, जिन्होंने 5 फाउंडेशन का नाम लिया, ये लोग देश के खिलाफ यूएस में जाके फाई द्वारा रन किए हुए फाउंडेशन में अटेंड करते थे और देश के खिलाफ ये साजिश करते थे। तो आज ये फिजा बदली हुई है, और इस बदली हुई फिजा का ये असर है कि आज आपने हमको बुलाया है। कुछ दिन पहले ये चीज टेलीविजन पे ये डिस्कस हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब कम से कम ये एजेंडा आ रहा है, देश के लोगों को ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ का असलियत क्या है, और वहाँ पर किस तरह का जुल्म ढाहा जा रहा है उन लोगों पे। तो अभी आपने ये सुना होगा कि जब मोदी साहब अभी यूएन मीट के लिए गए थे, तो उस समय वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का भी एक मीट होने वाला था, जिसमें कि आपके गिलानी साहब और ये मीरवैज उमर फारूक ने कहा था, मतलब अपनी इच्छा जाहिर की थी वहाँ जाने को, और 2-3 चीज़ें वो बताना चाहते थे वहाँ पर कि ये बीफ बैन पर और जो माइनॉरिटीज़ का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया में। तो आपको मैं बता दूं, ये 57 मेंबर वाला जो ये ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये खुद डिसरे में है। क्या हालात है आपको सबको मालूम है। और आप बताइए साहब कि माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट हिंदुस्तान का डिस्कस करने के लिए आप ओआईसी जा रहे हैं। कभी ओआईसी कंट्रीज का रिकॉर्ड देखा है? वहां माइनॉरिटीज का क्या हाल है? वहां पर कितना रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्रीडम है और कितनी जमहूरियत है, आप सबको मालूम है। आज भी वहां पे कई ऐसे देश हैं ओआईसी में जो कि मेडिएवल लॉ से चलते हैं, एन आई फॉर एन आई के कानून पे चलते हैं। तो आप किस ओआईसी की बात कर रहे हैं? वो ओआईसी जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान डोमिनेट करता है, जिसमें शिया सुन्नी के फिजर्स हैं। आप किस ओआईसी की बात कर रहे हो आप? तो ये लोग इन्होंने देश को ऐसे ही मूर्ख बनाया है। और आप देखें आज पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आज क्या हो रहा है। सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड, इट हैज बिकम अ स्लॉटर हाउस। मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स। आज जो रेफ्यूजीज वहां से जा रहे हैं, वो रेफ्यूजीज को कोई मुसलमान देश अपने यहां लेने को तैयार नहीं है। पूरी जो सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड है वो पूरी अपहीवल में है, और ये इसका नक्शा क्या होगा आने वाले दिनों में मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये नक्शा नहीं रहेगा। एक देखिए, एक कोई उर्दू के शायर है, बड़ी अच्छी, देखिए पोइट्री में
बड़ा वो कैपेसिटी होता है कि कोई 2 लाइन में बहुत बड़ी चीज बात कह जाने की। तो उन्होंने एक बड़ी 2 लाइनों बड़ी अच्छी बात कही है इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में। कहते हैं कि एक लम्हा तो मिले अमनो सुकून का ए रब, एक लम्हा तो मिले अमनो सुकून का ए रब, ये जिंदगी आलमे इस्लाम हुई जाती है। That means there is not a moment of peace and tranquility in my life. My life has begun to resemble the world of Islam. तो अगर आप उस दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान का हाल उससे भी बुरा है। यहाँ पे ये पश्तूनिस्तान के एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, आप बताइए कहाँ राहत है पाकिस्तान में। आज कराची की हालत ये है कि लोग वहाँ से भाग रहे हैं। आपको बता दूं, इन टर्म्स ऑफ एसाइलम सीकर्स पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है। ये शायद बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम है। और एसाइलम सीकर्स में सबसे ज़्यादा शियाज हैं। आज कहते हैं कि कोई भी हज़ारा जो मेल है वो पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद, अगर उसका बस चले तो वो पसंद नहीं करेगा। कराची इनडायरेक्टली फौज के द्वारा रूल हो रही है, पूरा देश फौज रूल कर रहा है। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बने हुए हैं, आर्मी चीफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर रहा है। आर्मी चीफ हमेशा की तरह डिसाइड कर रहा है कि भारत के साथ वो जब ट्रेड की बात हुई उसने वो पूरा वो किल कर दिया उस प्रपोजल को। वो कोर्ट्स चला के लोगों का एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर रहा है। आपको फाटा में ज़रबे अज़्ब चल रहा है। तो आप बताइए कि ये पाकिस्तान की जब ये हालत है तो ये हमारे कश्मीर के नेता क्यों कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ खींचना चाहते हैं? क्यों स्वर्ग से नर्क की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं? इसको हिंदुस्तान को ये लॉजिक इनसे पूछना चाहिए सेपरेटिस्ट को कि आप एक अच्छे खासे लोगों को जो कि चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं उनको आप नर्क की तरफ खींच रहे हो। देखिए, जहां तक पीओ का सवाल है तो कुछ चीजें मैं आपको बड़े सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूं, और शायद जब आप यहां से जाएंगे तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप पीओके का नक्शा देखें, और जब मैं पीओके की बात कर रहा हूं तो मैं गिलगित बाल्टिस्तान एरिया की भी बात कर रहा हूं। आप पीओके का अगर नक्शा देखें तो वो एक पतंग जैसा है, और वो पतंग की पूंछ जो है, पाकिस्तान उस पूंछ को केवल पीओके का दर्जा देती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी जो पतंग का हिस्सा है, मेन पतंग, वो 74,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो वो पूंछ है पतंग की वो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 20% ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरिया। साहब 80% एरिया चला गया, फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर चीनी ले गए, फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो कश्मीरी नेता है, इन्होंने उस पर आंसू तक नहीं बहाए। और वो जो 20% का जो हिस्सा है जिसको ये पीओके बोलते हैं, और हम बोलते हैं वो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वो हिस्सा में आपको मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, नीलम, ये कोई 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपको मैं बता दूं कि उसमें गिने चुने कश्मीरी रह गए, कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं। तो ये हकीकत है आज़ाद कश्मीर की। और आप अगर देखें कि पीओके को ऐसे रिड्यूस कर दिया गया है, और हमारे यहाँ जेएनके को क्या किया गया है, क्या डिस्कोर्स है जेएनके में? ये भी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है,
जो कश्मीर वैली का एरिया है, इतने बड़े एरिया में करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये 15,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग वो पूरा डिस्कोर्स डिटरमिन करते हैं, और वो एक बॉटमलेस पिट है। वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, जहाँ वो एक बॉटमलेस पिट है, जहाँ की नेशन का एफर्ट्स, नेशन का गुडविल, वो एक बॉटमलेस पिट में जाता रहा है जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आज मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि आप लोगों ने एक ऐसे लेक्चर सीरीज का ऑर्गेनाइजेशन करके आज ये हम लोग को मौका दिया कि ये सारी बातें आपके पास आपको बताई जाए। अब दोनों हिस्सों का पॉलिटिकल फ्रीडम आप देख लीजिए। आपको मालूम है कि जो पीओके का जो आज़ाद कश्मीर का जो वो एरिया बोलते हैं, वहाँ पे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 74 की इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पे वो के तहत चलाई जाती है। कहने को वहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वास्तविकता में जो कश्मीर काउंसिल है, जो 13 मेंबर कश्मीर काउंसिल है, वो पूरा का पूरा चीज उस पर उसका दबदबा है। और कश्मीर काउंसिल का आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें इनहेरेंट मेजॉरिटी है जो पाकिस्तान का मेजॉरिटी है। आप उसी तरीके से अगर वो गिल्डेड बल्टिस्तान का एरिया में, वो पहले डायरेक्टली इस्लामाबाद से ये होता था। 2009 में इनको कोई लिमिटेड इनको डेमोक्रेटिक पावर्स मिले, और जब 2009 का इलेक्शन हुआ तो मैं आपको बता दूं कि जो डाइमर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो सुन्नी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे औरतों को वोट नहीं देने दिया गया। तो ये पॉलिटिकल हालात हैं वहाँ पर। सारे आप सब्जेक्ट्स देखो, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, और कई 52 सब्जेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के नीचे, इनको थोड़े बहुत पावर्स दिए गए हैं। और ये भी एम्पावर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो यहाँ की गवर्नमेंट को सैक कर सकती है, और सन 74 के बाद से कम 2 बार उन्होंने सैक किया है सरकार को। आप इसके विपरीत अगर आप देखें, कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। हमने किसी एरिया को अभी तक री इंजीनियर करने की कोशिश नहीं की है, जबकि उसका मेरे हिसाब से उसका वक्त आ गया है। और ये कश्मीर वैली के अंदर रहने वाले लोग अभी तक पूरा डिस्कोर्स उन्होंने ही चलाया है। ये अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली, और ये कोई जो 60-70 फैमिलीज हैं जो कि भारत के पैसे खा के ये मोटे हुए हैं। इन लोगों ने डिस्कोर्स पूरा हाईजैक किया है। आप बताइए साहब, आप देखेंगे कि जब भी कोई टेलीविजन डिबेट होता है तो उसमें आप देखेंगे कि कौन होता है, महबूबा मुफ्ती होगी, या नहीं तो कोई एनसी का वो भी वैली का लीडर होगा, या कोई सेपरेटिस्ट होगा वो भी वैली का होगा। आप कभी नहीं देखोगे कि जम्मू या लद्दाख से कोई भी डिबेट्स में ऑन बिहाफ ऑफ JNK पार्टिसिपेट करने आता हो। अब शायद हालात बदल रहे हैं, शायद शुरू हो ये मामला। तो देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि मान लीजिए बिहार कश्मीर से बहुत दूर है, तो और कई स्टेट्स हैं, तो लोगों को इतने सारे नुएंसेस नहीं पता रहते। लेकिन जब अभी आपने इसको पब्लिक एजेंडे में लाया है, तो मैं वो फर्क मुझे दिख रहा है, वो फर्क। बाकी आप देखें, अगर आप नदन ये जो गिलगित बल्टिस्तान का एरिया आप देखें, तो वहाँ पे
आपको याद होगा, मैं कुछ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कारगिल युद्ध में मेनली नदन लाइट इन्फेंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। गिलगित बल्टिस्तान का एरिया पूरा शिया का एरिया है। जाहिर है कि जो वहाँ वॉर में जिन्होंने हिस्सा लिया वो शियास थे। पाकिस्तान ने उनका डेड बॉडी तक नहीं क्लेम किया, उनका डेड बॉडी भी नहीं क्लेम किया। अगर उसमें प्रीडोमिनेंटली अगर पंजाबी होते तो शायद पाकिस्तान का रवैया कुछ और होता, क्योंकि उसका पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होता। और आज क्या हो रहा है, गिलगित बल्टिस्तान एरिया में शिया जो मेजॉरिटी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। आपके आज़ाद जो पीओके का जो निचला टेल का जो हिस्सा है जो मैं आप बोल रहा हूँ, वहाँ पे इन्होंने 28,000 अफगान फैमिलीज लाके उन्होंने वहाँ पे बसाए हुए हैं। ये चीज़ें कोई आती नहीं है। आपको मालूम है कि उसी एरिया में मंगला डैम है जो कि 65% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है पाकिस्तान को, और जिसका इनको रेवेन्यू तक नहीं देती है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और सोशियोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन नहीं है जो कि इनके ऊपर परपेट्रेट नहीं किया जा रहा है। तो ये हालात हैं अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। और बाकी जो आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल होंगे तो वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।